प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और उससे बचाव का स्टेप भी बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बचाव के लिए जरूरी है कि रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। आजकल डिजिटल अरेस्ट स्कैम के कई केसेस सामने आए हैं जहां बहुत से लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि जांच एजेंसियां कभी भी फोन कॉल या फिर वीडियो कॉल नहीं करती है। साथ ही उन्होंने स्कैम से सभी भारतीयों को सावधान रहने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? यस सर। ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 116वां एपिसोड था। पीएम ने कहा कि भारत में हर युग में नई चुनौती आई है, लेकिन हमने उसे पार पाया है। पीएम ने इसी के साथ क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को याद भी किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती के लिए लोगों को अपनी राय देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जनता से मेल करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष की शुरुआत होगी। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इन दोनों महापुरुषों के सामने चुनौतियां अलग अलग थीं, लेकिन उनका विजन एक ही था, देश की एकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल अभिनेता विजय थलापति अपनी राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ा रहे हैं। वो आज शाम को तमिलनाडु के विल्लुपुरम में अपनी पार्टी के राज्य सम्मेलन में पहला राजनीतिक भाषण देंगे। इसके लिए भव्य मंच तैयार कर लिया गया है और 800 मीटर का जो रैंप वॉक है वो भी बनाया गया। आपको बता दें कि अभिनेता विजय ने 2 फरवरी 2024 को नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च की, जिसका नाम तमिलगा वेत्री कजागम है। लेकिन विजय ने तब कहा था कि तमिलनाडु के लोग भ्रष्टाचार मुक्त, जाति पंथ मुक्त, निस्वार्थ, पारदर्शी, दूरदर्शी और कुशल प्रशासन चाहते हैं। उनकी पार्टी आगामी 2026 तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर शाह ने कोलकाता से सटे हुए उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा क्रॉसिंग पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल और कार्गो गेट का उद्घाटन किया। ये पेट्रोपोल में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है और भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। पेट्रापोल भारत, बेनापोल बांग्लादेश व्यापार और यात्री आवागमन दोनों के मामले में भारत बांग्लादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि सीमा क्रॉसिंग में से एक है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह टर्मिनल के उद्घाटन के लोगों को संबोधित भी करते हुए नजर आए। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब ये घुसपैठ रुक जाए। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में रविवार को सीएम योगी पहुंचे। उनका मंगलाचरण से स्वागत किया गया। सीएम योगी ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि गरीब और वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन संस्कृत छात्रों को इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों की स्कॉलरशिप की व्यवस्था हुई, जो कि अधिकतर छात्रों को पता ही नहीं थी। 25 करोड़ की आबादी में इतने कम छात्रों को स्कॉलरशिप की योजना क्यों आकर दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पतंजलि योग संस्थान हरिद्वार पहुंचे, जहां आचार्य बालकृष्ण ने हेलीपैड पर उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी आचार्य कूलम के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। यहां योग गुरु स्वामी रामदेव, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी समेत सैकड़ों लोग यहां पर शामिल हुए।
लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई है। ये बड़ी खबर मिल रही है। शारदा सिन्हा का दिल्ली के अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शारदा सिन्हा का हालचाल जाना और अधिकारियों से उनके इलाज के बारे में जानकारी ली है। आपको बता दें, शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में इस समय भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली के लोग लगातार जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से प्रदूषण से दिल्ली का बुरा हाल है। धुंध के कारण हवा के साथ साथ पानी में भी जहर घुलने लग गया। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा है। अलीपुर में AQI 409, आनंद विहार में 406, बवाना में 418, जहांगीरपुरी में 420, नेहरू नगर में 409, सोनिया विहार में 403 और विवेक विहार में 405 AQI दर्ज किया गया। न ही दिल्ली के प्रदूषण घट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यमुना नदी का भी यही हाल है। यमुना में झाग ही झाग है। छठ का समय आ रहा है, ऐसे में लोग कैसे छठ व्रत मनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रदूषण और यमुना के नाम पर राजनीति भी खूब हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद भी दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का काम लगातार जारी है, जिससे राजधानी में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब होता जा रहा है। 5 राज्यों में पराली जलाने के 360 मामले दर्ज किए गए। पंजाब में 105, हरियाणा में 11 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 170, राजस्थान में 54 और उत्तर प्रदेश में 16 मामले दर्ज हुए। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी पर जामताड़ा थाना में मामला दर्ज हुआ है। 24 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में अपना नामांकन फाइल किया। नामांकन के बाद कार्यालय के पास ही उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। आरोप है कि इरफान अंसारी ने इस संबोधन में बीजेपी नेत्री सीता सोरेन के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और इसी को लेकर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर मामला दर्ज हुआ। इस मुद्दे को महिला अस्मिता के साथ आदिवासी विरोधी बता करके बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं इस पूरे मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग, चुनाव आयोग से भी बातचीत हुई है। पंजाब में बीजेपी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने धान खरीद के मुद्दे को लेकर के ज्ञापन सौंपा। पटियाला की पूर्व सांसद और बीजेपी नेता परनीत कौर ने किसानों के धरने को लेकर के कहा है कि इसके लिए सरासर भगवंत मान की सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेवार 100% भगवंत मान की गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट है। इन्होंने टाइम से अपना देखा नहीं, अपने अरेंजमेंट नहीं किए, उसके कारण ये है और अपनी गलती को छुपाने के लिए केंद्र के ऊपर दे रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में एनसीपी अजित गुट की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। एनसीपी अजित गुट ने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। गेवराई से विजय सिंह पंडित, फलटन से सचिन सुधाकर पाटिल, निफाड से दिलीप काका और पारनेर से काशीनाथ दाते को एनसीपी अजित गुट ने उम्मीदवार बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवाली और छठ पूजा के लिए देश भर से लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कुछ ने महीने पहले रिजर्वेशन करा लिया था, तो कुछ बिना टिकट किसी तरीके से अपने घर पहुंचने की जुगत में है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 10 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन से यात्रा करने के लिए आए लोगों की भीड़ इतनी थी कि भगदड़ मच गई। हादसा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। भगदड़ में घायल हुए यात्रियों को बांद्रा के बाबा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांद्रा टर्मिनल भगदड़ हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बांद्रा भाभा अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सुशील की प्रतिक्रिया सामने आई। हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 लोगों को भर्ती करवाया गया है। 3 घायलों को छुट्टी दे दी गई है। 2 गंभीर रूप से घायलों को KEM अस्पताल में भेजा गया है। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर के सिविल लाइन स्थित ग्रीन पार्क से 4 महीने पहले अगवा कारोबारी की पत्नी की हत्या कर शव VIP रोड पर DM कंपाउंड के ऑफिसर्स क्लब परिसर के अंदर दफन किया गया। महिला को अगवा करने के आरोपी जिम ट्रेनर को कोतवाली पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है और इसके बाद उसने ये बात स्वीकार की। इस पर पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंची और शव की तलाश के लिए खुदाई शुरू हुई। देर रात तकरीबन 12:30 बजे महिला का शव भी बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि महिला को जून में अगवा किया गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
काउंटर इंटेलिजेंस ने बाबा बकाला इलाके से 105 किलो हेरोइन, 31 किलोग्राम कैफीन, 5 विदेशी पिस्टल और 1 देसी कट्टा बरामद किया। पकड़े गए 2 आरोपियों में एक कांग्रेस पार्टी का वर्कर भी है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया है कि तस्करों के पास से टायरों की बड़ी रबर ट्यूब भी बरामद की गई, जो कि दर्शाती है कि मादक पदार्थों की तस्करी जलमार्ग से की जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आध्यात्मिक गुरु रविशंकर को फिजी ने सम्मानित किया है। फिजी ने गुरु रविशंकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है और इसके साथ ही फिजी के राष्ट्रपति ने फिजी के मानद अधिकारी की उपाधि भी उनको दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पर आज से लागू विंटर शेड्यूल होगा और इसके तहत 9 शहरों में एयर कनेक्टिविटी जुड़ेगी और इन 9 शहरों के लिए रोजाना 14 फ्लाइट्स उड़ान भरेगी। डीजीसीए ने देश भर में सर्दियों का फ्लाइट शेड्यूल भी जारी किया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों को 163 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। बताया जा रहा है कि इनमें प्रसेन कुमार रॉय, उनकी पत्नी काजल सोनी रॉय और उनकी कंपनी श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के 183.20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अटैच है। इन संपत्तियों में 5 होटल, रिजॉर्ट और अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। दिल्ली और नोएडा आने जाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सड़क डीएनडी एक्सप्रेसवे पर एक ऐसा पोस्टर लगा है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। बैनर में एक तरफ सीएम योगी का फोटो और बीच में लिखा है बटेंगे तो कटेंगे और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता का एक फोटो लगा है जो राजनेताओं को और आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आगे बढ़ते हुए खबर लखनऊ से है, जहां पर अंजुमन इस्ताहुल मुसलमीन की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ और इस दौरान जमकर मारपीट हुई और कुर्सियां भी तोड़ी गई। वहीं अंजुमन के इंचार्ज बिलाल नूरानी पर भी हमले की कोशिश हुई। मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर अब वायरल हो रहा है। बिहार उपचुनाव की वोटिंग से पहले बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। बिहार बाहुबली नेता रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब आरजेडी में शामिल हुए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें और उनकी मां हिना शाहब को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। ये कार्यक्रम पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर हुआ और इस दौरान आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद रहे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस गैंग का भी नाम जुड़ेगा। पुलिस की एफआईआर में अब लॉरेंस बिश्नोई और उनके भाई का भी नाम शामिल होगा। मुंबई क्राइम ब्रांच को लॉरेंस गैंग को लेकर के अहम सबूत मिले हैं। जिशान शुभम की गिरफ्तारी के बाद एफआईआर में बदलाव होगा। आपको बता दें कि सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक 15 की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब लॉरेंस के साथ उसके भाई का नाम भी इसमें जुड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर के योगी सरकार एक्शन मोड में है। योगी सरकार अवैध मदरसों को विदेशी फंड की जांच करवाएगी और इसके लिए कौशाम्बी के जिलाधिकारी आरबीआई को पत्र लिखेंगे और मदरसा संचालकों के बैंक खातों की जांच के लिए दस्तावेज मांगेंगे। दरअसल सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मदरसे हैं जिनकी विदेश से फंडिंग हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कस्टडी में कपड़ा कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। परिवार वालों ने पुलिस पर पीट कर उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया। मृतक की मां ने लखनऊ की चिन्हट कोतवाली के इंस्पेक्टर सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई। उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को किसी नेता के इशारे पर बुरी तरीके से पीटा गया और उसकी हत्या की गई।